हेलो, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। डियर स्टूडेंट्स, कुछ टाइम तक हमारी कुछ वीडियोस रुक गई थी। थोड़ा हमारा लाइव टेस्ट सीरीज़ का प्रोग्राम चल रहा था, बट डियर स्टूडेंट्स फिर से हम लोग कंटिन्यू आप लोगों के लिए डेली लेक्चर्स लेकर के आएंगे। और जो आज आपको लेक्चर्स मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये आज एक आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो आजकल इसका क्रेज़ क्या हो गया, बढ़ गया है, ज़्यादातर क्वेश्चंस इससे आने लगे हैं। और वो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास इरीगेशन इंजीनियरिंग। कौन सा डियर स्टूडेंट्स? इरीगेशन इंजीनियरिंग। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये ज़्यादातर आपको जो स्टूडेंट्स जे के, ओके स्टूडेंट्स, जे के एसएसबी पीपीएससी, अभी यही दो एग्ज़ाम्स हैं। बाकी जैसे एसएससी, ठीक है, एसएससी जेई, और जो भी स्टेट का अदर स्टेट, आल्सो अदर स्टेट भी हम लोग कह सकते हैं, अदर स्टेट, जेई एंड ए। ओके स्टूडेंट्स, जेई एंड ए में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन सब के लिए ये चैप्टर अब थोड़ा सा वेटेज में आने लगा है। पहले क्या होता था कि इस चैप्टर से कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन आता था तो लोग उसको नहीं पढ़ते थे ध्यान से, बट एट प्रेजेंट अगर आप देखेंगे किसी भी पेपर को, स्पेशली अगर आप बात करते हैं जेके एसएसबी का, जो जेएनके से स्टूडेंट्स हैं उनके तो 10 क्वेश्चन वहाँ पे मिलने वाले हैं कि 120 क्वेश्चन में सिर्फ 10 क्वेश्चन किसके आएंगे? इरिगेशन इंजीनियरिंग के आएंगे। तो उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस जो पीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी 4 to 5 क्वेश्चंस उन लोगों को देखने के लिए मिलेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग में, सेम एज वेल एज आजकल एसएससी में भी इसका वेटेज थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग टाइम को कम क्या करते हुए, वेस्ट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, जो ये मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चंस कौन से पेपर के हैं ध्यान से समझना। ये पेपर अपने आप में बहुत लाजवाब है। HPJE, आपको पता है ये सबसे फेवरेट, मेरा ये सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। अगर किसी विषय को सच में प्रिपरेशन करना है तो वो प्रीवियस ईयर्स 10 क्वेश्चन पेपर्स क्या कर ले, HPJE के तैयार कर ले, तो उसको समझ लेना बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, कवर अप हो जाएंगी। बट उनको पढ़े थोड़ा अच्छे ढंग से, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन सिर्फ वही स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं जिन्होंने अच्छे से ध्यान से क्या होगा, अपने टॉपिकों को ध्यान से क्या किया होगा, स्टडी किया होगा। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मेंडरिंग पैटर्न ऑफ ए रिवर इज डेवलप्ड बाय। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये इरिगेशन का है, कि वो बोल रहा है कि मेंडरिंग पैटर्न ऑफ ए रिवर इज डेवलप्ड बाय। अब सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि मेंडरिंग पैटर्न क्या होता है, ठीक है ना। मेंडरिंग पैटर्न का मतलब क्या है। दूसरा, ये किस डिस्चार्ज के कारण हो रहा है। अब यहाँ पे आपको 4 डिस्चार्ज दे रखे हैं। फर्स्ट वन इज द एवरेज डिस्चार्ज, सेकंड वन इज द डोमिनेंट डिस्चार्ज, थर्ड वन इज द मैक्सिमम डिस्चार्ज एंड फोर्थ वन इज द क्रिटिकल डिस्चार्ज। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर तो बिल्कुल सिंपल सा है कि जो हमारे पास क्या है, मेंडरिंग पैटर्न ऑफ ए रिवर है, ये किसके कारण होता है, डोमिनेंट डिस्चार्ज के कारण होता है। डियर स्टूडेंट्स, डोमिनेंट डिस्चार्ज जो होता है वो मैक्सिमम डिस्चार्ज का कितना होता है, ध्यान से समझना इसको। जो डोमिनेंट, ठीक है ना, डोमिनेंट जो डिस्चार्ज है, डोमिनेंट डिस्चार्ज इज 9/16 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम डिस्चार्ज। समझ लीजिए इस बात को, क्या डिस्टेंस, 9/16 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कभी भी मैक्सिमम डिस्चार्ज के कारण क्या नहीं होगा, मेंडरिंग पैटर्न नहीं होगा। अब आपको समझना है कि मेंडरिंग पैटर्न क्या है डिस्टेंस। तो इससे रिलेटेड मैंने कुछ थ्योरी है जो आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्सों को, एक एक पॉइंट को हमने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेंडरिंग पैटर्न। डियर स्टूडेंट्स, इस टाइप का जो पैटर्न है रिवर का, ठीक है, इस टाइप का जो पैटर्न है रिवर का, इस पैटर्न को हम लोग कौन सा पैटर्न बोलते हैं, मेंडरिंग पैटर्न बोलते हैं। कौन सा पैटर्न बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, मेंडरिंग पैटर्न बोलते हैं। इस टाइप का जो पैटर्न होता है, जैसे देखिए यहाँ पे कौन सा है हमारे पास, अगर आप इसको देखेंगे तो ये पैटर्न कौन सा है, क्लॉकवाइज, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सा डियर स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज। और अगर आप इस पॉइंट पे आकर के देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो ये कौन सा हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा डियर स्टूडेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो पैटर्न बना है रिवर का, ठीक है ना, ये जो पैटर्न बना है, इस पैटर्न को हमने क्या बोल दिया, मेंडरिंग पैटर्न। और ये किस डिस्चार्ज के कारण हो रहा है, ये डोमिनेंट डिस्चार्ज के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, डोमिनेंट डिस्चार्ज के कारण हो रहा है। इससे रिलेटेड और भी जो पॉइंट्स है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं कि ये मेंडरिंग है क्या। तो डियर मेंडर्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से पढ़ना एक एक पॉइंट को। दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव बैंड्स। देखिए डिस्टेंस, एक बार क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, दूसरी बार क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज, फिर क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब सक्सेसिव बैंड्स ऑफ रिवर्स ऑर्डर में,
ठीक है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए, ठीक है ना, ऑफ ए रिवर्स ऑर्डर मे लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ए कंप्लीट एस कर्व। कौन सा डिस्टेंस? कंप्लीट एस कर्व इज कॉल्ड द मेंडर्स। तो यहां पे क्या डिस्टेंस, जो सक्सेसिव बैंड्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं डिस्टेंस, सक्सेसिव बैंड जो बन रहे हैं, ए बैंड्स, ये क्यों कौन सी शेप को ऑब्टेन कर रहे हैं डिस्टेंस, ये एस शेप को ऑब्टेन कर रहे हैं। जैसे एस हम लोग लिखेंगे तो हम लोग एस को इस तरीके से लिखेंगे। अगर मैं इसको क्या कर दूं, मैं इसको टिल्ट कर दूं, ठीक है, तो हम लोग इसको क्या बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। तो एस शेप जो हमारे को मिल रहा है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मेंडर्स बोल रहे हैं। अब डिस्टेंस इसके कुछ क्या है, पैरामीटर्स है। प्लीज रिमेंबर दीज पैरामीटर्स, ये आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 पैरामीटर्स क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन इज द मेंडर लेंथ। क्या डिस्टेंस, मेंडरिंग लेंथ कह सकते हैं आप इसको। इट इज डिनोटेड बाय ml। एंड सेकेंड पैरामीटर इज द मेंडरिंग विड्थ, और मेंडरिंग विड्थ को हम लोग किसी दूसरे नाम से जानते हैं, वो क्या डिस्टेंस हमारे पास, मेंडरिंग बेल्ट, मेंडरिंग बेल्ट, BELT। मेंडरिंग बेल्ट क्या होता है डिस्टेंस, एंड मेंडरिंग लेंथ क्या होता है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जो हमारे पास ये क्लॉकवाइज है और नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, फिर से ये क्लॉकवाइज है। इसका जो अपेक्स मतलब ये जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स के बिटवीन की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मेंडरिंग लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे डिस्टेंस, मेंडरिंग लेंथ हम लोग इसको बोलेंगे। दूसरा डिस्टेंस मेंडरिंग बेल्ट। मेंडरिंग बेल्ट का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज के टॉप से, क्या डिस्टेंस, क्लॉकवाइज के टॉप से जो दूसरा हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज का ये जो बॉटम है, इसके बिटवीन जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, MB बोलेंगे। थोड़ा डिस्टेंस ये मैंने गलत बना दिया यहाँ पे, ये इस तरीके का नहीं बनेगा, इसके लिए हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, एक मिनट, हमको जो लेना है लेंथ, वो ये वाला लेंथ लेना है। इसका मतलब हुआ सिंपल सा, यहाँ पे ये वाली जो विड्थ है, ये वाली जो हाइट है, इस वाली हाइट को दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, जो ये हमारे पास क्या है, विड्थ है। एक्चुअली रिवर कैसे है, रिवर तो क्या हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा ना, रिवर किस में डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। तो ये जो हमारे पास विड्थ है, ये वाला जो विड्थ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेंडरिंग विड्थ कहेंगे या फिर मेंडरिंग बेल्ट कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट कुछ और भी हमारे पास पॉइंट्स हैं, प्लीज राइट डाउन। इन सारे पॉइंट्सों को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जब भी मेंडरिंग से आएगा तो इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट है डिस्टेंस मेंडर्स रेशियो, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ठीक है। मेंडरिंग रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ मेंडर बेल्ट टू द मेंडर लेंथ, यस और नो। या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मेंडर विड्थ, ठीक है। क्या बोल सकते हैं डिस्टेंस, मेंडर विड्थ टू द मेंडर लेंथ। इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्टेंस, दिस रेशियो इज आल्सो नोन एज द मेंडर रेशियो। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है काफी बार, वहां पे ऑप्शन दे रखे होंगे, मेंडर रेशियो इज आल्सो नोन एज, या इट इज मेंडर रेशियो इज, तो वहां पे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, MB/ML, ML/MB, या फिर और कुछ दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से 4 ऑप्शंस होंगे। तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि व्हाट इज द मेंडर रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ मेंडर बेल्ट टू द मेंडर लेंथ, ये हमारे पास होता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस डोमिनेंट डिस्चार्ज। अगर आप डोमिनेंट डिस्चार्ज की बात करेंगे तो ध्यान से पढ़िए। डोमिनेंट डिस्चार्ज में हमने एक पॉइंट को लिखा है, द डिस्चार्ज विच डिटरमाइन द मेंडर लेंथ एंड मेंडर बेल्ट मे कॉल्ड बी एज ए डोमिनेंट डिस्चार्ज। क्या होता है डिस्टेंस, डोमिनेंट डिस्चार्ज जो होता है वो डिस्चार्ज होता है जिसकी हेल्प से हम लोग मेंडर लेंथ या फिर मेंडर विड्थ की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस हमारे पास द मेंडन पैटर्न। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि जो मेंडर पैटर्न है ये किसके कारण डेवलप हो रहा है। मेंडर पैटर्न इज डेवलप्ड ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज साइकिल ड्यूरिंग ए फ्लड सीजन, ठीक है। जो मेंडर पैटर्न होता है डिस्टेंस, ये किसके कारण डेवलप होता है, मेंडन पैटर्न कभी भी मैक्सिमम डिस्चार्ज के कारण क्या नहीं होता, डेवलप नहीं होता है। ये किसके कारण डेवलप होता है, डोमिनेंट डिस्चार्ज के कारण क्या होता है, डेवलप होता है। और डोमिनेंट डिस्चार्ज क्या नहीं होता है, मैक्सिमम डिस्चार्ज नहीं होता है। क्लियर। तो मेंडन पैटर्न इज डेवलप्ड ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज साइकिल ड्यूरिंग ए फ्लड सीजन। नेक्स्ट है डिस्टेंस मेंडर
length for a river in flood plains? Yes or no? Meander length for river in flood plains, it is equal to ml equal to 65.8 under root q dominant. So please remember this formula. This formula is very very important. काफी बार एग्जाम में आएगा. आंसर किस में आएगा? मीटर में आएगा. ओके स्टूडेंट्स, q डोमिनेंट इक्वल टू क्या होता है? 1/2 to 2/3, बट जनरली 9/16 ऑफ द q मैक्स. तो मैं कहूंगा q डोमिनेंट इक्वल टू 9/16 q मैक्सिमम. तो यहां से आपको पॉइंट क्लियर हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स. तो इन पॉइंट्सों को आपने क्या रखना है? याद रखना है. तो ये आपका था मेंडरिंग से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे, हमने सारे पॉइंट्स आपके सामने लाने की पूरी कोशिश की है कि जिससे अगर किसी भी एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? इजीली समझ सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग. ये हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था? व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बी ऑप्शन इज करेक्ट. यस और नो? बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. बोलिए क्या आंसर आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए. डिस्टेंस वेटेड पेरीमीटर ऑफ ए रिजीम चैनल. कौन सा डिस्टेंस? रिजीम चैनल. ठीक है. ऑफ ए डिस्चार्ज, मतलब हमारे को क्यू का वैल्यू दे रखा है 36 क्यूमेक. यस और नो डिस्टेंस? 36 क्यूमेक एज पर लेसिस थ्योरी विल बी. तो डिस्टेंस आपको पता है जो लेसिस थ्योरी था वो किसके लिए था? अनलाइन कैनाल डिजाइन के लिए हमने लेसिस थ्योरी को स्टडी किया था, जो 1939 में आया था. इससे पहले जो थ्योरी था वो कैनेडीज थ्योरी था. इससे पहले जो थ्योरी था डिस्टेंस, ये हमारे पास कौन सा है? लेसिस थ्योरी. ओके डिस्टेंस, लेसिस थ्योरी. इससे जो पहले थ्योरी आया था वो था कैनेडीज थ्योरी. ओके, कैनेडीज थ्योरी आया था. यस और नो? इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने रिजिम चैनल के ऊपर क्या बोला था? कैनेडी साहब ने रिजिम के ऊपर बोला था कि रिजिम चैनल वो चैनल है जिस चैनल में ना तो सिल्टिंग हो रही हो और ना ही क्या हो? स्कोरिंग हो. उस टाइप के चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिए. उस टाइप के चैनल को हम लोग क्या बोलते हैं? रिजिम चैनल बोलते हैं. बट लेसी साहब ने बोला कि ऐसा नहीं है कि जिस चैनल में सिल्टिंग ना हो रही हो और ना ही स्कोरिंग हो रही हो तो आप उसको रिजिम चैनल बोलेंगे. इन्होंने अपने 3 पॉइंट्स बताए थे रिलेटेड टू रिजिम, जिसमें था इनिशियल रिजिम, फाइनल रिजिम या अल्टीमेट स्टेज ऑफ रिजिम कह सकते हैं. नेक्स्ट था ट्रू रिजिम. तो उन्होंने बोला था कि ट्रू रिजिम के ये कंडीशंस थी. तो बट उन्होंने जो ट्रू रिजिम के बारे में बताया था वो जनरली क्या है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अनलाइन कैनाल के केस में. जनरली वो पॉसिबल है लाइन कैनाल के केस में. तो जो ट्रू रिजिम में बोला था उन्होंने कि डिस्चार्ज क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए. फ्लो कैसा होना चाहिए? डिस्टेंस यूनिफॉर्म होना चाहिए. और भी बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने दिए थे. उन्होंने बोला था अगर ऐसा केस है तो ये किस चीज को बता रहा है? ट्रू रिजिम को बता रहा है. बट ये मेनली क्या था? थ्योरेटिकल था. प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा था. ये उनका एक ड्रॉबैक भी था. ठीक है ना. एक उन्होंने बताया था इनिशियल रिजिम का मतलब उन्होंने क्या बताया था कि जब बेड ऑफ स्लोप क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है. बेड ऑफ स्लोप वेरी करने से डेप्थ ऑफ फ्लो भी क्या करेगा? वेरी करेगा. ओनली 2 पैरामीटर्स ही क्या होंगे? चेंज होंगे. इन केस ऑफ इनिशियल रिजिम में स्लोप, बेड स्लोप एंड डेप्थ ऑफ फ्लो, बट विड्थ ऑफ रिवर एंड और जो अदर पैरामीटर्स हैं वो सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे. ठीक है. और जो फाइनल रिजिम था डिस्टेंस, उसमें बेड ऑफ स्लोप मतलब बेड स्लोप या फिर आप क्या कहिए विड्थ, जो हमारे पास डेप्थ, ये सब क्या होते हैं? ये एक अपनी मतलब स्टेज को क्या करते हैं? गेन करते हैं. ठीक है. जो उनको चाहिए उस चीज़ पे वो अचीव करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल रिजिम. तो कैनेडी साहब ने जो बोला, उन्होंने बोला था कि भाई रिजिम चैनल वो चैनल है जहाँ पे नो स्कोरिंग नो सिल्टिंग हो. इन्होंने बोला ऐसा नहीं है और भी हमारे को पॉइंट्स क्या करने पड़ेंगे? ध्यान देने पड़ेंगे. कैनेडी साहब ने अपना कोई भी स्लोप के ऊपर इक्वेशंस नहीं दिया था. अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो कैनेडी थ्योरी है उन्होंने किस इक्वेशन को यूज किया था, तो इन्होंने कटर्स इक्वेशन को यूज किया था. किसको यूज किया था?
कुटर्स इक्वेशन को यूज़ किया था टू मतलब किसके लिए, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। और आप सभी को पता होना चाहिए कुटर्स इक्वेशन जो है इट इज़ वेरी सिंपल, यस और नो। तो आप लोग क्या कहेंगे 23 प्लस 1/n प्लस 0.00155 बाय एस अपॉन 1 प्लस 23 प्लस में क्या होगा डिस्टेंस 23 0.00155 एस, यस और नो, एस इन ब्रैकेट n बाय अंडर रूट आर मल्टीप्लाई अंडर रूट आर इंटू एस। ये इक्वेशंस किसने दिया था, ये कुटर्स इक्वेशन है, कुटर्स इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जो हमारे पास कौन थे, कैनेडी साहब, उन्होंने अपना कोई भी स्लोप पे क्या नहीं दिया था, थ्योरी नहीं दिया था। उन्होंने एक हमारे को वेलोसिटी का फॉर्मूला दिया था v इक्वल टू 0.55 m और y की पावर 0.64, ये उनका वेलोसिटी का फॉर्मूला था, जिसमें m क्या था, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, c क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो CBR था। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये भी उनको काफ़ी टाइम बाद पता चला कि अच्छा CBR का भी वैल्यू इसमें लेकर के हम लोग आएंगे। तो कैनेडी साहब ने क्या नहीं किया था, अपना कोई स्लोप पे इक्वेशंस नहीं दिया था, उन्होंने कुटेर्स इक्वेशन का क्या किया था, यूज़ किया था। ये हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब बार बार हमको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है वैल्यूज़ को, इसीलिए कुटर्स में जो है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं डिस्टेंस, वो लेसिस थ्योरी को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो डिस्टेंस लेसी साहब ने एक इंडिपेंडेंट इक्वेशंस दिए थे, क्या डिस्टेंस 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशंस थे, कौन कौन से थे हमारे पास डिस्टेंस 3, मतलब क्या कह सकते हैं फंडामेंटल इक्वेशंस, जिसकी हेल्प से हमने सारी इक्वेशंस को क्या किया था, फाइंड किया था। तो डिस्टेंस जो फर्स्ट था हमारे पास वो था v इक्वल टू अंडर द रूट 2/5 f इंटू आर, इट इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन था AF स्क्वायर इक्वल टू 140 v की पावर 5, ये सेकेंड इक्वेशन था। और थर्ड इक्वेशन था डिस्टेंस v इक्वल टू 10.8 r की पावर 2/3 s की पावर 1/3। दीज 3 बेसिक इक्वेशंस, इन 3 इक्वेशन की हेल्प से हमने बहुत सारे इक्वेशंस को क्या किया, फाइंड किया, मीन्स हमने रिलेशंसों को फाइंड किया। देखिए कैनेडी साहब ने अपना स्लोप का इक्वेशन नहीं दिया था, पर लेसी साहब ने अपना क्या दिया था, रिलेशंस हम लोगों ने यहाँ से क्या किया था, फाइंड किया था। तो इसमें कुछ फॉर्मूलेज हैं डिस्टेंस, व्हाट इज द एफ, एफ इज द सिल्ट फैक्टर, आर इज द हाइड्रोलिक रेडियस, वी इज द वेलोसिटी, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया और एस इज द स्लोप। कौन सा स्लोप डिस्टेंस, बेड स्लोप। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमने बहुत सारे रिजल्ट्स देखे थे, एक था v इक्वल टू क्यू एफ स्क्वायर 140 की पावर कितना होता है डिस्टेंस बोलिए, ये होता है हमारे पास 1/6। तो एक तो रिलेशन हमने ये रिलेशन लिखा था। दूसरा डिस्टेंस हमारे पास था सिल्ट फैक्टर, दूसरा रिलेशन कौन सा था डिस्टेंस, सिल्ट फैक्टर इक्वल टू 1.6 अंडर रूट DM होता है, ठीक है ना, DM होता है 1.76 अंडर रूट DM, और ये हमारे पास किस में आएगा डिस्टेंस, m में आएगा। नेक्स्ट डिस्टेंस हमारे पास था पेरीमीटर इक्वल टू 4.75 अंडर रूट द क्यू, ठीक है, एक हमारे पास ये रिलेशन था डिस्टेंस। एक और भी हमारे पास रिलेशंस थे, स्लोप का एक रिलेशंस था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक रिलेशन आपको यहाँ से भी मिलेगा, आप जब उस रिलेशन को आगे सॉल्व करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर करिए इसको, तो आपको एक रिलेशन मिलेगा v स्क्वायर इक्वल टू 2/5 f इंटू आर। तो व्हाट इज द हाइड्रोलिक रेडियस, हाइड्रोलिक रेडियस इट इज इक्वल टू 5/2 v स्क्वायर बाय f। तो आपको ये रिलेशन भी एक यहाँ से मिल जाएगा। मतलब ये जितने भी रिलेशंस हैं ये सब कहाँ से मिले हमारे को, बाय हेल्प ऑफ दीज 3 इक्वेशन से ही मिले हैं। ध्यान देना इस इक्वेशन में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं 10.8 r की पावर 2/3 s की पावर 1/2 लेते हैं, ये गलत है डिस्टेंस। मीनिंग्स इक्वेशन जो होता है, मीनिंग्स इक्वेशन में जो वेलोसिटी का इक्वेशन होता है वो क्या होता है 1/n r की पावर 2/3 s की पावर क्या होता है 1/2 होता है। बट इन दिस इक्वेशन what is the power of x, what is the power of s, s is the power is 1/3। तो डिस्टेंस हमको क्या पता करना है, पेरीमीटर। तो व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर का सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है, क्या डिस्टेंस p इक्वल टू 4.75 क्यू। तो हमारे को क्या गिवन कर रखा है, हम लोग देखते हैं 4.75 अंडर रूट क्यू, क्यू इक्वल टू 36, p इक्वल टू आप सॉल्व करिए, सबको पता अंडर रूट 36 इक्वल टू 6, 4.75 मल्टीप्लाई 6, आप सॉल्व करिए इसको, 5 6 जा 30, 5 7 जा 42 प्लस 3 45 और 6 4 जा 24, 24 प्लस
428.5। क्या ऐसा कोई दे रखा है आंसर? देखते हैं हम लोग। यस, विच ऑप्शन इज करेक्ट? 56 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डिस्टेंस बी ऑप्शन इज करेक्ट, 28.5 मीटर। तो अब आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। दीज फॉर्मुलेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये फॉर्मुलेज याद हैं या जो टर्म्स मैंने आपको बताई हैं, अगर आपको इतना याद है तो आपको बहुत हेल्प होने वाला आने वाले एग्जाम में। डियर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर फॉर्मुलेज हमारे यहाँ से ही क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स सिल्ट एक्सक्लूडर। सिल्ट एक्सक्लूडर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है सिल्ट एक्सक्लूडर, एक होता है सिल्ट इजेक्टर, ठीक है ना, जिसको एक्सट्रैक्टर भी बोलते हैं। आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर है रिवर बेड अपस्ट्रीम ऑफ द हेड रेगुलेटर, रिवर बेड डाउनस्ट्रीम ऑफ द हेड रेगुलेटर, कैनाल बेड अपस्ट्रीम ऑफ द हेड रेगुलेटर, कैनाल बेड डाउनस्ट्रीम। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? डियर स्टूडेंट्स, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्या डियर स्टूडेंट्स? ए ऑप्शन इज करेक्ट। ध्यान से समझना, सिल्ट एक्सक्लूडर का काम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स। इसका सिंपल सा मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, ये कोई भी हमारे पास एक रिवर है। क्या डियर स्टूडेंट्स? एक रिवर है, और रिवर से हमने क्या करना है? एक ये हमारे पास क्या डियर स्टूडेंट्स? कैनाल। इस रिवर से हमने क्या करना है? इस कैनाल में वाटर लेकर के जाना है। तो आपको पता है जब रिवर में वाटर क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट्स? फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो इस वाटर के साथ में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? वाटर प्लस क्या होता है? सिल्ट होता है। यस और नो? वाटर प्लस सिल्ट। तो हम लोग क्या करते हैं? एक इस तरीके का कंस्ट्रक्शन करते हैं कि जो रिवर वाटर के साथ सिल्ट क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। वो सिल्ट किस में ना जाए? वो रिवर में ना जाए। तो उसको रोकने के लिए एक टाइप का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, मतलब टनल्स बनाए जाते हैं। उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्ट एक्सक्लूडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स? उसको सिल्ट एक्सक्लूडर बोलते हैं। और दूसरा जो होता है सिल्ट इंजेक्टर जो होता है, उसका मतलब क्या होता है कि कुछ हमारे रोकने के बाद, ठीक है, हमने तो चाहा, हमने क्या चाहा कि भाई जो सिल्ट रिवर वाटर में क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, वो सिल्ट किस में नहीं जाना चाहिए? कैनाल में नहीं जाना चाहिए। परंतु कुछ ना कुछ सिल्ट फिर भी किस में चला जाता है डियर स्टूडेंट्स? कैनाल में चला जाता है। तो उसको भी हमने क्या करना है? बाहर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सिल्ट एक्सट्रैक्टर्स का क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स? यूज करते हैं। सो प्लीज आपने इस पॉइंटों को पहले यहां पे अच्छे से पढ़िए, फिर आपको एक एक पॉइंट क्या हो जाएगा? अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, पढ़िए एक एक पॉइंट को। सिल्ट कंट्रोल डिवाइस। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो डिवाइस होती है सिल्ट को कंट्रोल करने का। फर्स्ट वन इज द सिल्ट एक्सक्लूडर। क्या डियर स्टूडेंट्स? सिल्ट एक्सक्लूडर। व्हाट इज द सिल्ट एक्सक्लूडर? Silt excluders are those works which are constructed on the bed of the river. क्या डियर स्टूडेंट्स? On the bed of the river upstream of the head regulator. क्या डियर स्टूडेंट्स? On the bed of the river upstream of the head regulator पे हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सिल्ट एक्सक्लूडर। क्या पर्पज है इसका? कि जो सिल्ट रिवर वाटर के साथ फ्लो होकर के आ रहा है, उस सिल्ट को हमने कैनाल में जाने से क्या करना है? रोकना है। सिंपल सा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहां पे सिल्ट एक्सट्रैक्टर्स या फिर सिल्ट एक्सट्रैक्टर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्या डिस्टेंस? आर दोज डिवाइस विच एक्सट्रैक्ट द सिल्ट। ध्यान से पढ़िए एक पॉइंट को। एक्सट्रैक्ट द सिल्ट फ्रॉम द कैनाल। देखिए वो कहां से कर रहा था? वो रिवर से कर रहा था, रिवर वाटर से। ये क्या डिस्टेंस? एक्सट्रैक्ट द सिल्ट फ्रॉम द कैनाल वाटर आफ्टर द सिल्टेड वाटर हैज ट्रेवल्ड ए सर्टेन डिस्टेंस। जब सिल्टेड वाटर क्या करता है? कैनाल में चला जाता है और वो कुछ डिस्टेंस तक जब क्या करता है? ट्रेवल करता है, तो हम लोग वहां पे क्या बनाते हैं? सिल्ट एक्सट्रैक्टर बनाते हैं। क्या बनाते हैं डिस्टेंस? सिल्ट एक्सट्रैक्टर्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने दो बार लिख दिया डिस्टेंस यहाँ पे। सिल्ट एक्सट्रैक्टर, सिल्ट एक्सट्रैक्टर। एक्सट्रैक्टर की जगह पे क्या लिख लीजिए आप? इजेक्टर। इसकी जगह क्या लिख लीजिए? इजेक्टर्स। ओके, सिल्ट इजेक्टर कहिए या सिल्ट एक्सट्रैक्टर कहिए। ये हम लोग कहाँ पे लगाते हैं डिस्टेंस? ये देखिए, अभी मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, वहाँ पे बताऊंगा कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है डिस्टेंस एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्लूडर एंड सिल्ट इजेक्टर्स। तो डिस्टेंस एफिशिएंसी इज आई यू माइनस आई डी अपॉन आई यू मल्टीप्लाई क्या होगा डिस्टेंस? 100।
तो आप यहाँ पे देख लीजिए, U मतलब अप स्ट्रीम, D मतलब डाउन स्ट्रीम। तो ये क्या डियर स्टूडेंट, नीटा इज द एफिशिएंसी। IU का मतलब है सिल्ट इंटेंसिटी इन कैनाल अप स्ट्रीम ऑफ द इजेक्टर। मतलब जैसे आप देखिए ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, एक रिवर है। इस रिवर से हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक कैनाल लगा रखा है। यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, रेगुलेटर लगा रखा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इस तरीके का। तो यहाँ पे अब यहाँ से डिस्टेंस क्या कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है, एक मिनट इसको मैं रफ कर देता हूँ, नहीं तो फिर आप इसको कुछ कुछ ले लेंगे। तो डिस्टेंस यहाँ से हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे हमने सिल्ट एक्सक्लूडर बना रखा है। यहाँ पे क्या होता है डिस्टेंस, एक डिवाइड वॉल होती है, ठीक है, एक फिश लैडर होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, ये हेड रेगुलेटर है कैनाल का। व्हाट इज दिस, दिस इज द हेड रेगुलेटर ऑफ कैनाल, यस और नो। और डिस्टेंस यहाँ पे क्या होते हैं, वियर्स या स्लूसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कर रखे हैं, इस तरीके के हमने क्या बना रखे हैं डिस्टेंस, सिल्ट एक्सक्लूडर बना रखा है। क्या बना रखा है डिस्टेंस, सिल्ट एक्सक्लूडर। तो इस सिल्ट एक्सक्लूडर से जो सिल्ट होती है वो नीचे बैठ जाती है। अब आप खुद सोचिए, अगर देखिए इधर भी दीवार है, इधर भी दीवार है, सामने भी दीवार है, और वाटर इस तरीके से आ रहा है, तो डिस्टेंस जब वाटर इस तरीके से आएगा, तीनों तरफ से दीवार मिलेंगी, तो वाटर की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर वाटर की वेलोसिटी कम होगी तो जो सिल्ट है, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू सेल्फ वेट, वो धीरे 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 क्या होने लगेगा, नीचे की तरफ जाने लगेगा और वो सेटल होने लगेगा। और जो वाटर होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, पास करा देते हैं, किसमें, कैनाल में। क्लियर हुआ। परंतु कुछ ना कुछ सिल्ट फिर भी क्या कर जाता है, मूव कर जाता है वाटर के साथ में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप खुद सोचिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से हम लोग वाटर को क्या कर रहे हैं, पास करा रहे हैं इस तरीके से। ये व्हाट इज दिस, दीज आर द सिल्ट एक्सक्लूडर। क्या एडिशन, सिल्ट एक्सक्लूडर। इससे हम लोगों ने क्या कर रखा है, वाटर को इस तरीके से पास करा दिया। अब हमको पता चला कि अच्छा जो वाटर इसमें गया है कैनाल में, व्हाट इज दिस, दिस इज द कैनाल, ठीक है ना। ये कैनाल है और ये क्या हमारे पास, रिवर, ठीक है ना। रिवर से कैनाल में वाटर जब गया तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ डिस्टेंस पे जा करके डिस्टेंस हम लोग क्या लगाते हैं, हम लोग वहां पे बना देते हैं सिल्ट क्या बनाते हैं, सिल्ट इजेक्टर हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब आप खुद सोचिए, जो सिल्ट इजेक्टर है इसको कहां पे यूज किया है, डिस्टेंस इसको हमने डाउन स्ट्रीम में किया है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। ये क्या डिस्टेंस, डाउन स्ट्रीम ऑफ द हेड रेगुलेटर ऑफ द कैनाल। देखिए ये क्या है, ये हेड रेगुलेटर, क्या डिस्टेंस, हेड रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब समझते हैं ना, जब आप क्या करते हैं, कोई सिलेंडर यूज करते हैं जिसमें गैस बना रहता है, खाना जो हम लोग पकाते हैं, उस जो सिलेंडर के ऊपर क्या होता है, रेगुलेटर। रेगुलेटर किसका काम करता है, वो गैस को बाहर निकालने और रोकने का काम करता है, यस और नो। हेड रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर का मतलब है कि जहां से कैनाल स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट पे हमने रेगुलेटर लगा रखा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हेड रेगुलेटर, यस और नो। हेड रेगुलेटर का मतलब क्या है कि जहां से कैनाल स्टार्ट हुआ है उसी पॉइंट पे हमने रेगुलेटर को लगा रखा है, इसलिए इसको हेड रेगुलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो बताइए, ये जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी ये वाटर जो फ्लो कर रहा है, इस हेड रेगुलेटर के इस साइड को क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम, और इसके इस साइड को क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। तो बोलिए जो एक्सक्लूडर है, एक्सक्लूडर क्या है, हेड रेगुलेटर के अपस्ट्रीम साइड है, और जो सिल्ट इजेक्टर है या एक्सट्रैक्टर है, ये क्या है, डाउन साइड ऑफ द हेड रेगुलेटर है। तो दोनों में क्लियर मतलब समझ में आ गया ना अच्छे से, कि सिल्ट एक्सट्रैक्टर को हम लोग क्या करते हैं, डाउन साइड ऑफ द हेड रेगुलेटर यूज करते हैं, और जो हमारे पास सिल्ट एक्सक्लूडर होता है उसको अप स्ट्रीम साइड ऑफ द हेड रेगुलेटर एट रिवर बेड। ध्यान दे देना, कैनाल बेड नहीं, रिवर बेड पे हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। क्लियर हो गया, ओके। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिल्ट एक्सक्लूडर। क्या डिस्टेंस, दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिल्ट एक्सक्लूडर। व्हाट इज दिस, दिस इज द सिल्ट एक्सक्लूडर, सिल्ट एक्सक्लूडर। तो ये क्या डिस्टेंस, इस तरीके के हमने देखे टनल्स बना रखे हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप में टनल्स होते हैं। और यहाँ पे क्या होगा डिस्टेंस, इधर की तरफ आपको डिवाइड वॉल मिलेगा इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से डिवाइड वॉल होगा। जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, बेड की तरफ आएंगे, ठीक है, किनारे की तरफ आएंगे, तो एज की तरफ आएंगे, डिस्टेंस इसकी लेंथ क्या करती जाएगी, बढ़ती हुई जाएगी। अभी हम लोग और देखते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रखे हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मतलब हेड रेगुलेटर ऑफ कैनाल है। तो नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन, व्हाट इज दिस, दिस इज द सिल्ट इजेक्टर। ये एक मॉडल है, ठीक है, नॉट ए प्रोटोटाइप। डिस्टेंस ये शेप देखिए आप, इसमें डिस्टेंस आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। ये हमारे पास क्या है, गाइड बैंक्स,
ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस मार्जिनल बर्न्स। ये क्या करते हैं, वाटर को इस तरीके से लेकर के आते हैं, क्योंकि जब रिवर होती है ना एक टाइम पे बहुत चौड़ी रहती है। अब हमारे को बहुत चौड़ी रिवर को एक छोटे से पाथ से क्या कराना है, उसको फ्लो कराना है। तो उस वाटर को उस पर्टिकुलर पाथ से क्या करने